लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का। तो इसमें हमने देखा था R इज इक्वल्स टू आया था रो इंटू एल बाई आया था। इसी के बाद हम यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव किए थे क्या, रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल, और इस रो को हमने डिफाइन किया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन किया था। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से यहाँ पे हमने इसकी यूनिट निकाली थी, तो R की हो गई ओम, R की हो गई ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से मीटर कटा, क्या बच गया ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी आती है बच्चे, ओम मीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम एक ऐसे वायर की बात करें, बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज का होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का होता है, ठीक है। तो मतलब अगर इफ वी आर गोइंग टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वायर देन नो चेंज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर एक क्वेश्चन में आ जाता है, मान लो एमसीक्यू आ गया, इफ वी आर गोइंग टू चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर, तो इसके अंदर कौन कौन से, देन व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज गेट चेंज। मतलब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम चेंज कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब तोड़ना मोड़ना खींचना तानना कुछ कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज होंगी, इफेक्ट होंगी। नंबर एक रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। हमने बताया था क्या कि अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इतनी बातें हमने की थी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो डिपेंड नहीं कर रही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल बाय व्हिच द वायर मेड। इज इट क्लियर। तो जिससे भी वायर हमारा बना हुआ है उसी को हम क्या, उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो वैरी करता है। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड किस पे करता है। तो अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। देखते हैं कैसे, जरा समझते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक वायर है मान लेते हैं, और इसकी अगर एक लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया को समझते हैं पहले। हमें पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे पहले, अभी भी हैं, जो हम लोग पढ़ते थे 9, 10, 11, 12 तक। तो 12 तक कई बच्चों को क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ही नहीं समझ में आता था। हम जरा उसकी बात करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी क्लियरिटी है चीज़ों को लेकर। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि आपने ये एक पेन ली, या फिर सपोज कीजिए आप लॉकी लिए, लॉकी देखी तो उसको आपने बीच से काटा। तो जब आपने उसको काट दिया तो वो दो पार्टों में डिवाइड हो गई, एक अलग एक रख दो। दूसरी वाली जो है उसके फिर से एक कट मारना है, लेकिन जितना पतले से पतला कट हो सके उसको मारना है, मतलब जितना छोटे से छोटा हो सके। जब आप एक कट करोगे तो जो एक स्लाइस निकलेगी उसका जो भी एरिया आएगा वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। मतलब अगर ये वायर है तो इसका ये जो एरिया है जिसको हम टच कर रहे हैं इस समय, तो वो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन होगा। मतलब वैसे हम कट करें तो पतली सी स्लाइस जो निकलेगी वो भी इसी के बराबर होगी। देखा जाए बेसिकली ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ठीक है। जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा तो बेसिकली उसको कट करने के बाद उसके ऊपर से, आप ये समझो कि जब भी किसी चीज को टॉप व्यू देखा जाता है, ऊपर से देखा जाता है, तो जो भी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग ना देख के वर्टिकली देखें तो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है। इस केस में क्या हमें एरिया तो दिख रहा है, सरफेस एरिया दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन नहीं दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन देने के उसको पेंट करना पड़ेगा और ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। बात क्लियर है। अब हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देनी थी, तो हम क्या करेंगे, थोड़े एजम्पशंस लेंगे। क्या, L इक्वल टू 1 मीटर एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ये स्टोरी है उस वायर की जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आती है। तो उस केस में क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू R इंटू 1/1 बोले तो वी कैन से रो इक्वल टू क्या, R। इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू किसके, रेजिस्टेंस के। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ
1 मीटर लेंथ एंड हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर हो, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर। तो अगर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर whose cross section area is 1 meter square and length is 1 meter। इसको और सेंटेंस बना के अगर हम बोले तो क्या कह सकते हैं, the specific resistance of a wire is defined is the resistance of 1 meter square cross section of unit length, या unit length of wire of 1 meter of cross section। क्लियर हो गया? नोट कीजिए इसको और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसी में। अभी हमने बात किया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की, अब हम इसी में बात करेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इफेक्ट कैसे होता है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि किसी भी वायर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए जरा समझिएगा, एक फॉर्मूला है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जब आप क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तब आपको मिलेगा, लेकिन हम उसके हेल्प से इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, बस आपको कंक्लूजन याद करना है, बट मैं समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जब हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं उस केस में रो इक्वल टू एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो होता है 2m e अपॉन n e स्क्वायर टाउ, जहां पे रो क्या है, रो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, m क्या है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आप चाहो तो याद कर लो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक, E क्या है, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू हमने आपको याद कराई थी कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, अब बचा N क्या है और टाउ क्या है। तो टाउ होता है टाइम पीरियड और N होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, नंबर एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर और नंबर दो होते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कंडक्टर वो एलिमेंट होते हैं जो गुड मतलब कंडक्टर आर दोज एलिमेंट हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर जाने देते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक लोहे की रॉड है और हमने दो वायर्स के बीच में एक लोहे की रॉड लगा दी तो उसमें करंट आर पार चली जाएगी। ठीक, तो अगर कोई कंडक्टर लगा दिया तो भी करंट एक वायर से यहाँ पे आके दूसरे वायर्स में चली जाएगी। लेकिन अगर हम बीच में कोई इंसुलेटर लगा देंगे, जैसे प्लास्टिक लगा देंगे, ये पेन लगा देंगे, तो उस केस में करंट यहाँ तक तो आएगी वायर से, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस प्लास्टिक के अंदर करंट का फ्लो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो कंडक्टर कोई मटेरियल है, ये बात कैसे पता चलती है? तो इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किससे हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब फ्लो करता है हमारा, तभी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और चार्ज को फ्लो करने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी प्रेजेंस की वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह पे लोग सारे बाउंडेड होंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, तब आप किसी से कहो भैया जरा मेरा काम कर दो, तो नहीं करेगा। लेकिन अगर सब फ्री बैठे हैं तब आप कहो तो शायद आपका काम हो जाए। हो सकता है आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़े, तब आपका काम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो सबसे जरूरी चीज क्या है? फ्री होना। तो बेसिकली कंडक्टर कौन से एलिमेंट होते हैं?
those elements which can flow electrons, those who can, which can होगा सॉरी, which can, which W, हाँ सही थी, which can flow electrons, insulator those cannot flow electrons। बात समझ में आती है? ये क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो? इट हैविंग इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होता है? इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंडक्टर किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट विच हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कंडक्टर, बाय विच इट कैन फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। इज इट क्लियर? इसके पास क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाते। ये बात समझ में आई? अब जरा देखो क्या होता है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दोनों में देखेंगे, ठीक है। जब हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में समुद्र में एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी लाके डाल दोगे तो उसका पानी बढ़ नहीं जाएगा कि बढ़ जाएगा, नहीं ना, वो तो पानी कांस्टेंट रहेगा, उसमें तो कोई फर्क आना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखा जाए तो m तो कांस्टेंट है, E की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी है, तो सिर्फ क्या चेंज होगा? ये टाउ चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा। ये बात समझ में आती है? और इस टाइम पीरियड के चेंज होने की वजह से बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेजी से मूव करेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, मतलब टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ जो कि टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये क्वांटिटी अगर घटेगी तो रो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हमने अभी अभी कुछ देर पहला R पढ़ा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ से कह सकते हैं अगर हमारा रो बढ़ रहा है तो हमारे R भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी वायर, अगर एक कंडक्टर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब करंट को फ्लो होने में आने वाली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ऑन इंक्रीजिंग दैट टेम्परेचर, इसके बाद आप लिख लीजिएगा इस लाइन को, क्या? ऑन इंक्रीजिंग दैट टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? इस समय नहीं है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो फ्री होंगे, वो भागेंगे। तो बेसिकली जो n की वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। क्या बढ़ने लगेगी? n की वैल्यू बढ़ने लगेगी। और n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो रो अपने आप क्या होगा? रो अपने आप आपका कम होने लगेगा। और रो जैसे ही कम होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? बोलिए भाई, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर, इसका इंसुलेटर, द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि उसके अंदर अब करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी। जरा समझो क्या बोला मैंने। एक कंडक्टर जो पहले कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम था, ठीक, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट। अगर पाथ का ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगी।
यही तो मतलब हुआ। तो देखा जाए बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या थी, दोज वायर्स दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और उस केस में कभी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। क्लियर हुआ। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो क्या बनने लगेगा, धीरे धीरे कंडक्टर बढ़ने लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखिएगा, मतलब एक इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आप उससे पूछो किसमें क्या होगा, इंसुलेटर में कि कंडक्टर्स में। अगर वो कंडक्टर कहता है तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, और अगर वो इंसुलेटर कहता है तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। कोई दिक्कत, बोलिए क्लियर हो गया। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर हो गया सबको, नोट कर लीजिए और जो पॉइंट्स बोले वो जरूर लिख लीजिएगा।